हाँ, तो पापा की परी और मम्मी की मरमत कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें कुछ बेसिक जानकारी के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है 1 बाय 1 क्लास 10th का एक्सरसाइज 1, 2, 3 जो भी होगा उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम लोग ये सब चीज़ जो है ना 7, 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाके आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में हो सकता है जानकारी हो, अगर नहीं होगा तो अभी ले लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले आएगा जो चैप्टर उसमें आपको काम आएगा। जैसे प्राकृत संख्या के बारे में पूछ रहा है तो आप बोल लिख सकते हो इसके लिए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखना है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख सकते हो आप। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, आप लोगों से एक प्रश्न है कि बताइए क्या 1.5 गिनती की संख्या हो सकती है, क्या 4/6 गिनती की संख्या हो सकती है, 2/3 गिनती की संख्या हो सकती है। तो आप लोग इसे सीधे बोल दोगे कि ये कभी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ गिनती की संख्या आएगी, और गिनती करते समय कभी भी हम लोग जो है ना एक और उसके बाद एक के बाद 1.5 नहीं बोलते हैं, एक के बाद सीधे क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। उसकी तरह से यहाँ पे 4/6 नहीं बोलते, कभी भी बटा वाला संख्या हम लोग नहीं रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि गिनती की संख्या अगर बोलेगा तो इसी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर यहीं से एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो क्या बताइएगा, 1 है। उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि अनंत, आगे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे बहुत दूर तक ये जा सकता है, इसकी कोई गिनती ख़त्म कभी भी नहीं होती है। आप जितना चाहो इसको आगे ले सकते हो, तो इसलिए ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका एक सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है कि दो लगातार प्राकृत संख्या का मोसो, मोसो माने होता है HCF। HCF कितना होता है, तो आपको यहाँ 1 और 2 दिख रहा है, इस दोनों लगातार संख्या को लेना है और उसके बाद मोसो निकालना है। तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, बाकी इसका मोसो आपको याद रखना है कितना होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछता है कि दो लगातार प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना का अंतर हुआ है, तो यहाँ से यहाँ जाने में +1 हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना हुआ है, +1 हुआ है। यानी दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर जो है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि बताइए कि प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको योग के लिए याद रखना है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी फार्मूला याद रखना है, क्या चीज़, तो n × n+1/2। अब जैसे मान लीजिए मेरे से पूछा कि 1 से लेकर 3 तक का सभी संख्या को जो है ना जोड़ कर बताइए कितना हुआ, तो आपको 1 से 3 तक पूछा है तो आप आराम से बोल सकते हो 2 1 3 और 3 3 6 होता है। ठीक है, लेकिन इसी के आधार पर अगर ये आगे धीरे धीरे बढ़ाता चला गया, हमसे बोल दिया कि बताइए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो अब आप 1 से लेकर 20 तक लिखोगे, उसके बाद उन सभी को ऐड करोगे, तो इतना समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया है, तो फार्मूला का बताया गया है। फार्मूला क्या है, तो n × n+1/2। तो इसको कैसे निकालते हैं, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, तो आपको पहले यहाँ पे फार्मूला ही पता ही है। तो यहाँ पे ये जो है ना 20 यही मेरे लिए जो है ना n का मान होगा। किसका मान होगा, n का मान होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 × 20 + 1 बटा कितना 2, यानी 20 × 21 बटा क्या हो जाएगा 2, काट दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आएगा, और 10 और इसको गुना करिएगा तो आपके पास सीधा आंसर क्या आएगा 210 आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आराम से 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखो, उसके बाद उन सभी को जोड़ो, और जोड़ने के बाद देख लेना आपको जोड़ने के बाद कितना आएगा 210 आएगा। ठीक है,
तो इसी प्रकार से आपके लिए घर के लिए, यानी आप जब पढ़ रहे हो तो आपके सामने कॉपी किताब है ना, ये नहीं तो बिना कॉपी किताब लेकर बैठ गए पढ़ाई शुरू कर दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है कि आपके लिए n का मान कितना है, 50 है, तो n की जगह पे 50 रखिएगा और जो हटाव करिएगा मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योग। अब 1 से लेकर 1000 तक लिखो, जोड़ो, तो उतना जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, तो n की जगह पर 1000, n की जगह पर 50, n की जगह पर 80, n की जगह पर 100 इन सभी चीज़ों को रखते जाएंगे और आराम से अपना मान निकालते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। ये सब आपके लिए रहा घर से बना के लाने के लिए। ठीक है, और बना के कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, जैसे पहला 50 का आया तो आपको जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा, फिर 80 का, फिर नीचे जितना भी आते जाएगा आपको इन सभी को बना के क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, तो हम लोग आगे देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, पूर्ण संख्या का भी परिभाषा शायद आपको पता होगा, और नहीं है तो अभी पता कर लेते हैं। क्या चीज़, जब पढ़ने के लिए बैठे हैं तो हर चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछेगा कि पूर्ण संख्या क्या है, तो आप याद रखिएगा कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो आपके पहले, इससे पहले आप पढ़े हो गिनती की संख्या को क्या कहते थे, प्राकृत संख्या। अब बस उसमें हमें क्या करना है, तो सिर्फ शून्य को ऐड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे क्या चीज़, तो इसमें सिर्फ शून्य को शामिल करिए, 0 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो ये सारा जो है ना मेरे लिए क्या कहलाएगा, तो ये सारा मेरे लिए जो है पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। और ये पूर्ण संख्या में आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो आपके लिए क्या होगा, शून्य होगा। और सबसे बड़ी पूछेगा तो बड़ी के लिए भी आप यही बता सकते हो, क्या चीज़, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो सकता है, तो इन्फिनेटिव होगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। तो जिसका अंत नहीं होता है वो बहुत दूर तक होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि अगला क्या है। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है तीसरा हुआ ना, हाँ तीसरा। देखिए तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि तीसरा पॉइंट है कि बताइए पूर्णांक संख्या क्या है। क्या पूछ रहा है, पूर्णांक संख्या क्या है। तो आपको याद रखना है कि पूर्णांक संख्या, देखो इन सभी का जो है ना परिभाषा याद रखोगे या ना भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को लिखोगे कि शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो आपको याद रखना है कि शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, इसमें 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डैश डैश, यहाँ भी इन्फिनिटिव जा सकते हैं और इसके पीछे भी इन्फिनिटिव जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी गिनती का कोई अंत ही ना हो। इसमें प्लस वाला भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा, इसीलिए प्लस वाला जो आया है इसके लिए हमने धनात्मक का प्रयोग किया है और इसके लिए ऋणात्मक का प्रयोग किया है। बाकी शून्य तो हो गया ना, तो यही सब क्या कहलाता है मेरे लिए, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। तो चलेंगे आगे आगे देखो एक क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया है, क्या चीज़, तो वो पूछा जाता है कि बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। तो जितनी भी पूर्ण संख्या होती है क्या प्राकृत संख्या हो जाएगी, तो आप जवाब दोगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में जो है शून्य भी आता है, जबकि प्राकृत संख्या में शून्य नहीं आता है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो प्राकृत संख्या आपको पता है कहाँ से होती है, 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से होती है। तो 0 के बाद जो 1 2 3 4 आया है उन सभी में क्या हो सकता है, वो शामिल होता है।
ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन होता है कि बताइए सभी पूर्ण संख्या और सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो हम इसका जवाब क्या देंगे? हाँ देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो उसमें सिर्फ शून्य को शामिल कर लेते हैं, प्राकृत संख्या की बात करें तो उसमें एक को शामिल करते हैं। तो इसमें तो आपको दोनों दिख रहा होगा, शून्य भी दिख रहा है और एक भी दिख रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसका आंसर क्या सकते हैं, लिख देंगे हाँ। ठीक है, तो फिलहाल चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट मेरे लिए बोल रहा है, तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट मेरे लिए बोल रहा है कि बताइए सम संख्या क्या है। क्या पूछ रहा है? सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या के बारे में भी आपको जानकारी होगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी तो पढ़ते आए हो ना, तब ना 10 तक पहुँचे हो। ठीक है, पहले 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3, इस तरह से 5, 6, 8, 9 तब ना जाके 10 में गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सम संख्या की बात करें तो आपको याद रखना है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या में जो है 2 से पूरा भाग लग जाएगा वो सारा क्या कहलाएगा हमारे लिए? तो सारा कहलाएगा सम संख्या कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहले हो सकता है 2, 4, 6, 8 डैश डैश, जहाँ तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी पूछता है कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या क्या है, तो 2। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ भी सम संख्याओं का जो है ना योग करने के लिए आता है। जैसे आपके अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि 1, 2 सम संख्या सिर्फ ना, हाँ 2, 4, 6, 8 इस तरह का जो कितना 4 अंक लिए, तो बोलेगा कि लगातार 4 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो अभी 4 बोला है तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12, 8, 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना अभी मेरे पास था एक छोटा सा अंक था, इसलिए हमने क्या किया, जोड़ लिया और जोड़कर बता दिया कि प्रथम 4 सम संख्याओं का योग कितना होता है, 20 होता है। लेकिन अगर मेरे को बोल दे कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग बताइए, तो सबसे पहले 30 को लिखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए जो है कोई होता है क्वेश्चन कि प्रथम n सम संख्या का योग, यानी n सम संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। अब देखो ध्यान से, आपको इससे पहले जो हम बताए थे क्या चीज़, प्राकृत संख्या में, उसमें यही फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1, और सिर्फ इसमें बट्टा में 2 आ जाता था, लेकिन इसमें बट्टा में 2 नहीं रहेगा। अगर हम बात करें इसको प्रूव करने की, देखिए यहाँ पे 4 है ना, 4 का निकला था 20। अब यहाँ भी रख के देखते हैं, तो 4 इंटू क्या लिखेंगे, 4 प्लस 1 यानी हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी कितना 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमसे पूछ दिया कि बताइए प्रथम 20, क्या पूछेगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे मान रखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1, यानी इसको अगर गुणा करिएगा तो 20 गुने 21 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना 20 और 21 को गुना करेंगे तो 12, 21 दूना 42, यानी 420 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हो। तो निकाल सकते नहीं हो, अभी हम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, अभी बना के दिखाइएगा। इसका कमेंट में बताना इस सब का मान कितना आया। आपको निकालना है प्रथम 30 सम संख्या का योग और प्रथम 80 का, प्रथम 90 का, ठीक है, इस तरह से 1000 का। अरे भाई जब हमें फॉर्मूला पता है तो 1000 दो तो भी, 2000 दो तो भी, 5000 दो तो भी हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारा चीज़ आपको बना के और कमेंट में बताना है सबका आंसर कितना आया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि बताइए विषम संख्या किसे कहते हैं। तो जब सम संख्या आप जानते हो तो विषम संख्या आराम से बता सकते हो। तो देखो विषम संख्या क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या में जो है 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो सारा क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, विषम संख्या 1, 3,
5, 7, ठीक है। इस तरह से पूरा जाते जाएगा, यानी जिस संख्या में जो है ना 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा वो सारा हमारे लिए क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है खरा, ठीक है, खरा मतलब क्या, सीधा पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, 1 होगा, और पूछेगा सबसे बड़ी क्या होगी, तो आपको याद रखना है इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटी और बड़ी भी अगर पूछेगा तो आप आराम से बता दोगे। जैसे हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि प्रथम 4 विषम संख्या का योग बताइए, 4 विषम संख्या का योग। तो 4 विषम संख्या का योग आप अगर पूछोगे तो अब ऐसे बता सकते हो, 1, 3, 5, 7, ये 4 हो गया। इस सबको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो 7, 5, 12, 3, 15, 1 कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16। देखिए ये कितना आया, 16 आ गया। लेकिन अभी मेरे पास पूछा था क्या चीज़, 4 का ही। अगर हमसे पूछ दे कि बताइए 80 का, या हमसे पूछ दे बताइए 20 का, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 20 को विषम संख्या निकालेंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे। इतना हमारे पास समय नहीं है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो आपको याद रखना है n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है, यानी हमसे जो पूछेगा उसका 2 बार गुना कर देंगे। जैसे हमसे पूछा था कितना, 4, तो 4 का 2 बार गुना करिएगा तो भी कितना आएगा, 16 आएगा। हम आपसे पूछते हैं कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो आप क्या करोगे, 15 गुने 15 कर दोगे, यानी 15 का अगर 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25 का बाकी 2, और यहाँ पे 5, 7, 5, 12, 200 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे अगर कोई भी विषम संख्याओं का योग पूछे, ठीक है, इस बार एग्जाम में पूछा था कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताइए, 10 था या 50 था, ऐसे कुछ ही था, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन उधर है तो इसलिए, नहीं तो हमको क्वेश्चन दिखा देते। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, आपसे आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 12 विषम संख्या निकालना है आपको, प्रथम 20 निकालना है, उसके बाद प्रथम 40 निकालना है, 80 निकालना है। इन सभी को निकाल कर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आराम से खोल के बैठ गए वीडियो, आराम से सोए हैं, आराम से सर चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको अपने पेन और अपना कॉपी जो है ना लेकर तैयार बैठना है, क्योंकि कब क्वेश्चन आपके सामने पटक दें उसका कोई ठीक नहीं है। तो फिलहाल चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। ये देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले छोटा सा ही परिभाषा हम लोग लिखेंगे, ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे कि परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या है ना, हाँ, तो जिस संख्या में 2 से अधिक संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या में जो है सिर्फ 2 संख्या से भाग लगेगा, या तो 1 से लगेगा, नहीं तो स्वयं से लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो आप। पहला संख्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। बगल में बोलोगे 9 भी, तो 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 में जो है 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा। तो हमने क्या बोला है, सिर्फ 2 संख्या से भाग लगना चाहिए, ठीक है। तो 9 नहीं होगा। इस तरह से डैश डैश करके ये कहाँ जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसका सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या बताइएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइएगा, क्या, 2, क्योंकि 2 में भी जो है ना एक स्वयं से भाग लगता है और एक से भाग लगता है, तो ये भी होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, विषम, यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसके आगे अगर हम बात करें कि 2 लगातार अभाज्य संख्या का
मौसम मतलब होता है HCF, यानी मान लीजिए अगर आपके पास दे दिया कि 2 और 3 का हमें क्या करिए HCF बताइए, तो आप क्या करोगे, तो 2 और 3 का HCF निकालने के लिए आपको यहाँ पे दोनों का HCF निकालोगे। और याद रखना कि जब भी अभाज्य संख्या रहेगा, ठीक है, तो दो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा कितना आएगा, तो हमारे लिए हमेशा 1 आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का अंतर बताइए, कैसे बताइए, अंतर बताइए। तो याद रखिएगा कि हमेशा इसका दोनों अभाज्य संख्या का यहाँ शुरू में छोड़ के इसके अलावा जितना भी आता है ना, सबका अंतर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर हमेशा कितना होगा, 2 का होगा, ठीक है। शुरू में 2 और 3 को छोड़कर बाकी बात 5 के बाद 7 में, 7 के बाद ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। इसको आप नहीं लिखो, अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि जब 2 और 3 लिए तो फिर 5 7 लेंगे, 7 के बाद देख रहे हो 9 नहीं आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, ठीक है। इसका आगे नेक्स्ट देखेंगे कि क्या बोल रहा है। दूसरा देखिए आपके पास टॉपिक आएगा कि दूसरा क्या है, तो भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हो कि जिस संख्या में 2 से अधिक संख्या से भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या में जो है 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाएगा वो सारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि पहला क्या हो सकता है, पहला यहाँ 4 होगा, क्योंकि अगर 2 लीजिएगा तो उसमें 2 ही 2 से लगता है, 3 लीजिएगा तो उसमें भी कितना 2 से ही लगता है। इसके लिए पहला हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे। दूसरा 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डैश डैश करके कहाँ जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बताइएगा 4। अभाज्य नहीं, सॉरी, भाज्य संख्या क्या है तो क्या बताओगे 4। और सबसे बड़ी बोलेगा तो इन्फिनिटिव, ठीक है। इसमें देखो एक क्वेश्चन बड़ा हाईलाइटेड पूछता है, इसी का है कि कहाँ गया, हाँ, 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्या, यानी क्वेश्चन सीधे पूछता है कि बताइए 1 से लेकर 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होगा। तो आप जैसे निकालोगे, जैसे पहला हमने निकाला क्या चाहिए, 2 3 5 7 9 नहीं होकर क्या 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर क्या था 17 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप 1 से लेकर 50 तक का निकालोगे ना, तो टोटल आपके पास कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। इसी की जगह पर अगर हमसे पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक के सभी अभाज्य संख्या लिखें, 1 से लेकर कहाँ तक का लिखना है, 100 तक का। तो आपको याद रखना है कि टोटल अभाज्य संख्या कितना होगा, 1 से लेकर 100 तक का 25 होगा, कितना होगा 25 होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक नया क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या चाहिए, तो गुणनफल। सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। तो दोनों को गुना करिएगा तो कितना आएगा आपके पास 8, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में डाल देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो दोनों को गुना करके आप आराम से बता सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखो कभी कभी पूछता है कि जैसे देखिए आप यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ भी 2 से शुरू हुआ और यहाँ 4 से शुरू हो गया, लेकिन बेचारा 1 की चर्चा जो है ना कहीं नहीं हुआ, तो बेचारा 1 जो है ना रूठ के कहीं बैठ जाएगा, तो उसे रूठने देना नहीं है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा 1 क्या है, तो याद रखिएगा 1 जो है ना हमारे लिए ना ही भाज्य है, 1 क्या है, ना ही भाज्य है, और 1 ना ही क्या है, अभाज्य है। मतलब ये भाज्य संख्या भी नहीं है और ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से अब 1 को हम लोग क्या किए, खुश कर दिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है आगे देखेंगे। आगे हमें समझना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। देखो छोटी छोटी चीज़ों को जब आप सही से एक तरह से याद करते जाओगे ना या बनाते जाओगे ना, तो आगे जाके आपको कभी दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने आपको पहले बता दिया क्या है, बेसिक क्लास है, तो इसलिए इसमें छोटी छोटी चीज़ों को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। जैसे अगर हमें सीखना है किसके बारे में, तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में, ठीक है।
अभाज्य गुणनखंड के बारे में अगर हम बात करें तो अभाज्य गुणनखंड आप इससे पहले भी कर चुके होंगे बहुत बार, ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अगर आपको नहीं आता तो आप शायद 10th में नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि ये सब 8, 9 ये सब में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे हमसे पूछे कि बताइए 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप आराम से इसमें 2 से लगाओगे 16 उतरेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या उतरेगा 8 उतरेगा, फिर 2 से लगाओगे कितना उतरेगा 4, और फिर से 2 लगाओगे तो 2 उतरेगा। तो ये जो है ना, ये जो आया है खुंडी होके, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये जो है, ये जो आया है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड का भी क्या होता है, रूल होता है। सबसे पहले किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाने के लिए जाएंगे, अगर 2 से भाग नहीं लग रहा है तो उसके बाद अगला संख्या 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लग रहा है तो 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं तो 7 से, ठीक है, 7 से नहीं लगेगा तब 11 से, 11 से ना लगे तब 13 से, फिर एक के बार 17 से लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो सम संख्या जितना भी आ रही है उसमें सबको 2 देख लेगा, उसके अलावा जो भी बचेगा उसको 3 और 5 देख लेता है, तो उतना की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एकाएक बोल दिया 121, तो उसके लिए जो है ना सिर्फ 11 ही पर्याप्त है, नहीं तो 11 के अलावा उसको कोई काट नहीं सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है, देख लिया जाता है किससे कटने वाला है। जैसे अगर हम बात करें दूसरा संख्या, अगर मान लीजिए मेरे पास दे दिया कितना 1600 दे देगा, तो बोलेगा इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तो आप पहले तो 2 से लगाओगे, ठीक है, 2 से लगाएंगे, देखिए कितना उतरेगा, यहाँ पर 800 उतर जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो कितना उतरेगा 400, फिर 2 से लगाइए तो कितना उतरेगा 200, फिर 2 से लगाइए तो कितना उतरेगा 100, फिर 2 से लगाइए तो कितना उतरेगा 50, फिर 25, फिर अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा तो 5 से लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग निकालते हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी संख्याओं को भाग देते जाते हैं तब तक जब तक लगते जाता है, तो वही क्या कहलाता है हमारे लिए, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो आपके लिए 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, कि जैसे मान लीजिए आपके पास 800 हो गया, आपके पास 1200 हो गया, आपके पास 256 हो गया, आपके पास 600 हो गया, 6000 ले लो, ठीक है, आपके पास 10,000 हो गया। आप इन सभी संख्याओं को जो है बैठकर घर पर अभाज्य गुणनखंड करोगे तभी सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा कुछ मांग रहा है तो प्रैक्टिस मांग रहा है। आप जितना प्रैक्टिस करके रखोगे उतना ज़्यादा आपसे अच्छा बनाएगा, या आप उतना ज़्यादा उसको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर।